हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम क्लास को कंटिन्यू करते हुए, क्योंकि स्वास्थ्य ठीक ना हो पाने के कारण आपकी क्लासेस बंद हो चुकी थी। तो एग्ज़ाम का भी कम टाइम रह गया, यानी कि 3 दिन रह गए हैं आपके एग्ज़ाम के। तो इसके लिए मैंने थोड़ी आपके लिए मेहनत की है और कुछ मॉडल पेपर मैंने तैयार किए हैं जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग जल्द से जल्द क्लास से जुड़ जाइए, और जो बच्चे नहीं जुड़े हैं तो आप लोग उनको व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर शेयर कर दीजिए। और ये पेपर जो है आपका, ये समझ लीजिए बिल्कुल आप एग्ज़ाम में बैठ के दे रहे हैं, ऐसा बनाया गया है। ठीक है, और एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए जिस हिसाब से उसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे वैसे लिए गए। जैसे कि आपकी स्क्रीन पर ये दिख रहा है कि भारतीय इतिहास है, जैसे कि आपने कुल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से 5 क्वेश्चन आपके काहे के होंगे, भारतीय इतिहास के होंगे, यानी कि इंडियन हिस्ट्री से होंगे। इसी तरीके से मैंने सब में क्या कर दिया, मेंशन कर दिया है कि किस में से कितने कितने क्वेश्चन आपसे पुटअप करे जाएंगे। तो सबसे पहले तो आप लोग क्या करेंगे, अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे व्हाट्सएप पर और फेसबुक पर शेयर कर दीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बेनिफिट मिल सके। ठीक है, तो परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और आज हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, केवल आपको हमें पैटर्न बताना है कि एग्ज़ाम का जो पेपर होगा वो किस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो समझाना आज नहीं है, आज सिर्फ आंसर बताना है और आपको पैटर्न बताना है कि किस सब्जेक्ट में से कितने क्वेश्चन यानी किस टॉपिक में से कितने कितने नंबर का क्वेश्चन मिलेंगे आपको देखने को। ठीक है, तो तेज़ी में चलते हैं। और इस मॉडल पेपर को हम 2 शिफ्ट में लेंगे, क्योंकि एक शिफ्ट में अगर लेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी और आप लोग देखने में थोड़ा सा हल्का सा आएंगे। तो हम थोड़ा तेज़ी में चलते हैं और आप लोग बिल्कुल कान खोलकर आवाज़ को अच्छी क्वालिटी पर सुनेंगे। ठीक है, तो 100 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से इंडियन हिस्ट्री में से आपके कितने देखने को मिलेंगे, 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किसने शून्य के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। अच्छा, एक बात और बता दूं, आप लोग वीडियो को पॉज कर इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। ये नहीं लिखना है आपको ऐसे करके नहीं लिखना है कि ए या बी, इस तरीके से नहीं लिखना है, इससे आपको आंसर याद नहीं होगा। आपको जैसे कि इसका आंसर लिखना है, जैसे इसका आंसर है क्या कि निम्नलिखित में से किसने शून्य के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। तो किसने प्रतिपादित किया, चरक ने किया, चाणक्य ने किया, आर्यभट्ट ने किया, बारहमीर ने किया। तो मैं बता दूं आपको, इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि आर्यभट्ट ने दिया। तो आप लोग वीडियो को पॉज कर मेरे एक्सप्लेनेशन सुनने से पहले और मेरे आंसर टिक करने से पहले आप लोग पहले आंसर देंगे, और आंसर में लिखेंगे अपना आंसर इस तरीके से कि आर्य, इस तरीके से लिखने से क्या होगा कि आंसर आपको अभी याद हो जाएगा। ठीक है, और बाद में आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है कि बाई चांस अगर ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है तो आप डायरेक्ट इस तरीके से कर देंगे। ठीक है, माइंड तुरंत कैचअप कर लेता है। तो दूसरी बात मैं ये बता दूं आप लोगों को कि अब तक जितनी भी क्लासेस हो चुकी हैं, बच्चों ने नहीं देखी हैं तो वो प्लेलिस्ट में से जाकर देख सकते हैं। और उन सब की पीडीएफ और नोट्स को मैंने क्या किया है कि टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया, तो आप लोग वहां से जाकर टेलीग्राम चैनल में से डाउनलोड कर सकते हैं। ये क्लास के बाद भी ये आपकी पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी, तो आप लोग वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब आप लोग लास्ट तक बने रहें, शांति से बना रखें और कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर देते रहें। ठीक है, मैं थोड़ा तेज़ी में चलूँगा जिससे कि क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आपके कवर अप हो सकें। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर कहता है कि क्वेश्चन निम्नलिखित में से एक सिंधु घाटी स्थल पाकिस्तान में है। कौन सा कौन है, लोथल है, कालीबंगा है, आलमगीरपुरा या हड़प्पा है। दूसरे का आपको बताना है पॉज कर ऑप्शन हो जाएगा आपका हड़प्पा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर कहता है कि हर्षवर्धन के काल में भारत आने वाले चीनी यात्री कौन था। तो चीनी यात्री कौन था, फाहियान था, हेतिंग था, बांग्याहुआ था या हुइनसांग था। तो हर्षवर्धन के काल में भारत में कौन आया था जो चीनी यात्री था। तो तीसरे का आपको बताना है आपको, तो वो कौन था, ह्वेनसांग था। ठीक है, थोड़ा हम स्पीड में ही लेके चलेंगे। चौथा क्वेश्चन कहता है कि अकबर के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन थे। तानसेन थे, टोडरमल थे, राणा प्रताप सिंह थे या हुमायूं थे। चौथे का आंसर हो जाएगा आपका बी, कौन था, टोडरमल था। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए और इंडियन हिस्ट्री का 5वां क्वेश्चन, जो कि आज लास्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि इंडियन हिस्ट्री में आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कहता है कि 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को किसने धोखा दिया था। पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि आपका किस प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो कब हुआ था आपका 1757 में हुआ था। ठीक है, अब सिराजुद्दौला को किसने धोखा दिया था, हैदर अली ने दिया था, मीर कासिम ने दिया था, मीर जाफर ने दिया था या अवध के नवाब ने दिया था। 5 का आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, मीर जाफर ने क्या किया था, सिराजुद्दौला को धोखा दिया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं।
तो इंडियन हिस्ट्री से हमारे सवाल पूरे हो चुके हैं। अब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से हमसे सवाल पूछे जाएंगे। कितने सवाल पूछे जाएंगे? 5 नंबर के सवाल, यानी कि 5 क्वेश्चन आपसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से पूछे जाएंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो छठा क्वेश्चन आपका कहता है कि गांधी जी ने निम्नलिखित कारण से असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। किस अच्छा क्वेश्चन है। कब लिया था? चोरी चोरा कांड हुआ था तब वापस ले लिया था, चंपारण आंदोलन हुआ था तब वापस ले लिया था, काकोरी षड्यंत्र हुआ था तब वापस ले लिया था, या बारदोली आंदोलन हुआ था तब वापस ले लिया था। तो असहयोग आंदोलन कब वापस लिया था ये आपको बताना है। तो जब चोरी चोरा कांड हुआ था तब वापस ले लिया था। इसमें क्या हुआ था कि पूरे स्टेशन को आग लगा दी गई थी। ठीक है। सातवां क्वेश्चन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से और कहता है कि नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी? अच्छा क्वेश्चन है। कहता है BC पाल ने की थी, G सुब्रमण्य अय्यर ने की थी, सरदार भगत सिंह ने की थी, रुक्मणी लक्ष्मीपति ने की थी। तो 7 का आपको बताना है किसने की थी। तो सरदार भगत सिंह ने की थी। किसकी? नौजवान भारत सभा की स्थापना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन कहता है कि स्वामी विवेकानंद का मूल नाम कहता है नरेंद्रनाथ दत्त था, बटुकेश्वर दत्त था, कृष्ण दत्त था, या सुरेंद्र दत्त था। तो 8 का आपको आंसर बताना है। ऑप्शन हो जाएगा ए, नरेंद्र दत्त था। ठीक है। 9वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कहता है कि सुभाष चंद्र बोस ने किस देश में स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की थी? बर्मा में, सिंगापुर में, थाईलैंड में, या इंडोनेशिया में? 9 का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए, मैं जब तक बताता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा बी, सिंगापुर। ठीक, आज के 10वां क्वेश्चन राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी के संस्थापक कौन है? तो केसरी के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी थे, जवाहरलाल नेहरू थे, मोहम्मद इकबाल थे, लोकमान्य तिलक थे। 10 का आंसर आप बताना है। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका लोकमान्य तिलक थे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी, अरे ये तो दो बार प्रिंट हो गया, कोई दिक्कत नहीं, आंसर हम इसका बता चुके हैं। अब इसी तरीके से 100 क्वेश्चन में से भूगोल में से यानी कि ज्योग्राफी में से आपके कितने नंबर का मिलेगा? आपको देखने को 5 नंबर का इसमें मिलेगा, यानी कि 5 क्वेश्चन आपको भूगोल से देखने को मिलेंगे। बिल्कुल पेपर के आधार पर मैंने ये मॉडल पेपर बनाया है, जिससे कि एग्ज़ाम में आपको बैठने पर बिल्कुल भी परेशानी ना हो। तो मैंने सब कुछ लिख दिया है कि भूगोल से कितने आएंगे, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से कितने आएंगे, इंग्लिश में कितने आएंगे, हिंदी में कितने आएंगे, मैथ में कितने आएंगे, अर्थमैटिक में कितने आएंगे, यहाँ देखिए, और आपका रीजनिंग में कितने क्वेश्चन आएंगे, सबको मेंशन किया गया है। तो आप लोग भागने की ज़रूरत नहीं है इधर उधर, लास्ट तक बने रहें। और PDF इस क्लास के बाद आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है। 11वां क्वेश्चन कहता है कि भारतीय मरुस्थल को क्या कहा जाता है? जो भारतीय मरुस्थल है, कहता है कि गोबी का मरुस्थल कहा जाता है, सहारा का कहा जाता है, अटाकामा का कहा जाता है, या थार कहा जाता है। 11 का आपको बताना है, सभी को पता होगा, इसका बताने की ज़रूरत नहीं है। सी हो जाएगा थार। ठीक है, थार मरुस्थल। 12वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कहता है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरबन डेल्टा है, अमेज़न बेसिन है, कॉन्गो बेसिन है, ग्रीनलैंड है। 12 का आपको बताना है, और ये भी इजी क्वेश्चन है, सभी को पता होगा, सुंदरबन डेल्टा। ठीक, आगे बढ़ते हैं 13 की ओर। और कहता है कि नर्मदा नदी का उद्गम निम्नलिखित में से कौन सा है? सतपुड़ा है, ब्रह्मगिरी है, अमरकंटक है, पश्चिमी घाट का ढलान है। तो नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है ये बताना, यानी कि उद्गम कहाँ से होता है, जहाँ से वो निकलती है। 13 का आपको बताना है। तो कहाँ से निकलती है बेटा? अमरकंटक से निकलती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। और कहता है कि मध्य प्रदेश में पन्ना एक महत्वपूर्ण स्थान है। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? सोने की खाने के लिए, चांदी की खाने के लिए, हीरे की खाने के लिए, लोहे की खाने के लिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। 14 का आपको आंसर देना है। तो पन्ना एक प्रकार का क्या होता है? हीरा होता है, यानी कि हीरो की खान में। ठीक है। 15वां क्वेश्चन अच्छा है, और इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेता है कि GMT जो टाइम से संबंधित है, कि समय के संदर्भ में GMT का मतलब क्या होता है, यानी कि जनरल मेरिडियन टाइम, यानी कि जनरल मेरिडियन टाइम, ग्रीनविच मीन टाइम, ग्लोबल मीन टाइम, या इनमें से कोई नहीं। 15 का बहुत प्यारा क्वेश्चन है आपका, हो सकता है आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए। तो 15 का आपको बताना है, क्या हो जाएगा? ग्रीनविच मीन टाइम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बेटा? बी हो जाएगा, ग्रीनविच मीन टाइम। ठीक, ओके। देखो, अब भारतीय अर्थव्यवस्था यानी कि इंडियन इकोनॉमी से आपके कितने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे बेटा? तो 5 क्वेश्चन आपको इसमें से देखने को मिलेंगे। बहुत अच्छे तरीके से ये मॉडल पेपर तैयार किया गया है, जिससे कि आपको एग्जाम में बिल्कुल भी परेशानी ना हो। कहता है कि नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? कहता है योजना और विकास मंत्री होता है, वित्त मंत्री होता है, प्रधानमंत्री होता है, ग्रामीण और सामुदायिक विकास मंत्री होता है। तो सभी को पता होगा इसका तो आंसर ऑप्शन नंबर ही हो जाएगा सी, यानी कि जो वर्तमान में प्रधानमंत्री होता है वही नीति आयोग का क्या होता है? अध्यक्ष होता है। यानी कि अगर वो ये पूछ ले कि कौन है, तो अभी वर्तमान में हमारे कौन है? नरेंद्र मोदी। ठीक है,
अगर इस तरीके से पूछ सकता है कि वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है आपके, नरेंद्र मोदी हैं, ठीक है। 17 की ओर कहता है कि भारत में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था। प्यारा क्वेश्चन है, कहता है 1967 में किया गया था, 1968, 1969, 1971। 17 का आपको बताना है, ऑप्शन हो जाएगा आपका 1969। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर, और कहता है कि राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब शुरू की गई थी। 1999, 2000, 2009, 2015। 18 का हो जाएगा आपका 1999, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 19 की ओर, कहता है कि किसे भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। तो MS स्वामीनाथन को कहा जाता है, जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता है, लाल बहादुर शास्त्री को कहा जाता है, सुंदरलाल बहुगुणा को कहा जाता है। तो भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है तो स्वामीनाथन, यानी कि MS स्वामीनाथन को कहा जाता है, ठीक है। कहता है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यानी कि ये समझ लीजिए कि ये जो मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ आपको ये तैयार नहीं करना, ये एक पैटर्न है आपको। जैसे कि मैंने पंचवर्षीय ले लिया, तो यानी कि अब आपको सारी योजनाएं भी पढ़नी हैं। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको क्या पढ़ना है। मेरा उद्देश्य पेपर में ऐसा नहीं है कि यही क्वेश्चन पेपर में आएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं इसकी गारंटी नहीं देता। अमूमन आपके यूट्यूब चैनल बताते होंगे कि ये मैं गारंटी लेता हूँ कि ये क्वेश्चन आ जाएगा, आपको तैयार कर लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको केवल पैटर्न बता रहा हूँ सिलेबस के अकॉर्डिंग, जिससे आपको ये पता चल जाए कि आपको क्या पढ़ना है। जैसे कि दूसरी पंचवर्षीय योजना मैंने इसलिए लिया है कि आपको ये बताने के लिए कि आपको योजनाएं भी पढ़ना है, ये बताना है मेरा उद्देश्य, ठीक है। तो कृषि थी, सेवाएं थी, भारी उद्योग था या विदेशी व्यापार था। 20 का आपको बताना है क्या था। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में क्या था, कृषि थी या सेवाएं थी, भारी उद्योग था या विदेशी व्यापार था। तो 20 का आपको बताना है क्या हो जाएगा, सेवाएं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब 5 क्वेश्चन आपके किससे, कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन से देखने को मिलेंगे, ठीक। इस तरीके से आपको पढ़ना है। अब भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपको। जवाहरलाल नेहरू थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, महात्मा गांधी थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। तो 21 का सभी को पता होगा कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे आपके, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। और जल्दी से कुछ चीज़ें इसमें और कवर कर लेते हैं, क्योंकि 5 क्वेश्चन है, छोटा सा चैप्टर है। ये भी पूछ सकता है कि इसका गठन कब हुआ था, किसका, प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था। तो गठन हुआ था आपका इसका गठन कब हुआ था, 29 अगस्त 1947 में हुआ था। इसमें सदस्य कितने थे बेटा, तो इसमें सदस्य कितने थे, 7 थे, ठीक है। सदस्य मैं बेटा बोल देता हूँ, तो आप लोग क्या करेंगे, एक बार नोट कर लेंगे कौन कौन थे सदस्य, ये समझ लीजिए। देखो, भीमराव अम्बेडकर थे जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, N गोपाल स्वामी अय्यर थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, N माधव राव थे, ठीक है, सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे और DP खेतान थे, ठीक है। तो इतना ही सही है, लिखने में बहुत टाइम चला जाएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। कहता है कि संविधान में मौलिक कर्तव्य को कब शामिल किया गया था। कहता है कि 1975 में किया गया था, 1976 में, 1977 में, 1979 में किया गया था। तो संविधान में मौलिक कर्तव्य को कब शामिल किया गया था, ये आपको बताना। तो कब किया गया था, 1976 में किया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। कहता है कि राज्य में मंत्रियों की परिषद का प्रमुख कौन होता है। राज्य का राज्यपाल होता है, भारत का राष्ट्रपति होता है, राज्य का मुख्यमंत्री होता है, या राज्य विधानसभा का अध्यक्ष होता है। 23 का आपको आंसर बताना है। तो कौन होता है, राज्य का मुख्यमंत्री होता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। कहता है कि भारतीय संसद के ऊपरी सदन का नाम क्या है। तो प्रबंधकारिणी समिति, राज्यसभा, उच्च सदन, विधानसभा। 24 का आपको आंसर बताना है, ऑप्शन हो जाएगा राज्यसभा, ठीक है। तो 25वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक पंचायती राज संस्थान नहीं है। ग्राम सभा नहीं है, ग्राम पंचायत नहीं है, ग्राम सहकारी समिति नहीं है, न्याय पंचायत नहीं है। 25 का आपको आंसर देना है। देखो, ग्राम सभा है, ठीक है, तो ये तो ऑप्शन हमारा नहीं हो। ग्राम पंचायत भी है, न्याय है, लेकिन ये नहीं है हमारा, इसलिए यही वाला उत्तर हो जाएगा कि ग्राम सहकारी समिति पंचायती राज संस्था में नहीं आती है, ठीक है। 25 का क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम अब देखो, सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस से आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कहता है कि रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। न्यूटन का तीसरे नियम पर, न्यूटन के पहले नियम पर, न्यूटन का दूसरे नियम पर, या आर्किमिडीज सिद्धांत पर। तो 26 का आपको बताना है कि क्या होगा। तो
रॉकेट सिद्धांत किस पर कार्य करता है? तो ए, न्यूटन के तीसरे नियम पर। इस क्वेश्चन का उद्देश्य लेने का मतलब ये है कि आपको न्यूटन के सारे नियम क्या पढ़ना है? पढ़ना है। ठीक है, मेरा उद्देश्य आपको टॉपिक देना है कि आपको कहाँ से पढ़ना है, जिसमें कि आपको क्वेश्चन पेपर में ज़रूर देखने को मिलेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं बिना बात कहिए, जिससे कि वीडियो आपकी लंबी हो जाएगी, देखने में परेशानी हो। कहता है कि वाहन पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए उपयोग करे जाते हैं। बिल्कुल, तो अवतल लेंस पूरे किया जाता है, उत्तल लेंस किया जाता है, उत्तल दर्पण किया जाता है, अवतल दर्पण किया जाता है। 27 का आपको आंसर बताना है। उत्तल दर्पण किया जाता है। क्यों किया जाता है उत्तल दर्पण का उपयोग? क्योंकि ये क्या होता है, डाइवर्जेंट होता है। क्या होता है ये बेटा? डाइवर्जेंट होता है। ठीक है, और जबकि अवतल दर्पण क्या होता है हमारा? कन्वर्जेंट होता है। ठीक है, डाइवर्जेंट का मतलब होता है छोटी सी चीज़ से हम बड़ी चीज़ देख सकते हैं, और डाइवर्जेंट ये सब चीज़ें एक साइड में आ जाती हैं इस तरीके से, यानी कि ये बाहर की साइड निकलती होती हैं, ये सब एक ही साइड पे आके मिल जाती हैं। यानी कि अवतल दर्पण का प्रयोग कौन करता है? जैसे कि डेंटिस्ट लोग करते हैं, कान वाला डॉक्टर करता है। और जबकि उत्तल दर्पण का प्रयोग कैसी चीज़ के देखने के लिए किया जाता है? जैसे साइड का मिरर होता है, इससे देखते हैं तो क्या होता है, पीछे की चीज़ जो होती है हमें बड़ी बड़ी दिखती है। इस क्वेश्चन लेने का मतलब ये है कि आपको इस टॉपिक में से ये चारों चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि पेट्रोलियम किसका मिश्रण है? ठीक, तत्वों का है, हाइड्रोकार्बन का है, पॉलीमर का है, लवण का है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका हाइड्रोकार्बन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा जीवित पक्षी है? सॉरी, मोर है, शुतुरमुर्ग है, टोडो है, तुर्की है। सभी को पता है बेटा कि शुतुरमुर्ग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। कहता है कि हमारे शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी है? तो 206 है। ठीक, तो आपको प्रारंभिक अंकगणित यानी कि एलिमेंट्री अर्थमेटिक में 5 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, जिसमें से आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। ठीक है, क्योंकि अर्थमेटिक में जो क्वेश्चन है थोड़े इजी आते हैं। ओके, इसलिए आपको इन क्वेश्चन को इग्नोर नहीं। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे नंबर पे, 35 नंबर पे। कहता है कि एक फल विक्रेता के पास क्या है कि एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे। कितने थे? कुछ सेब थे। वे क्या करता है कि 40% सेब क्या कर देता है बेटा? बेच देता है। और अभी भी उसके पास बचे हुए कितने हैं? 420 सेब हैं। कहता है मूल रूप से उनके पास कितने सेब थे? देखिए, परसेंटेज आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसमें से आपको 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलने वाले हैं 100%। मेरा उद्देश्य इस क्वेश्चन को कराने का ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये क्वेश्चन आएगा। मेरा उद्देश्य ये है कि आपको परसेंटेज चैप्टर अच्छे से कवर अप करके जाना, जिसमें से आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिल भी सकते हैं। ठीक, अब मैं बता दूं परसेंटेज में क्या होता है। जो किसी की भी जो वैल्यू लेते हैं हम बेटा, वो हमेशा कितनी लेते हैं? हम 100% लेते हैं। कोई भी चीज़ अपने आप में कितनी होती है? 100% होती है। ठीक, ये समझ लीजिए आप। अब आप एक बात ये बताएं मुझे कि मेरे पास टोटल कितने थे? 100 थे। ठीक है, 100 में से मैंने 40% क्या कर दिए? बेच दिए। तो बचे कितने मेरे? 60%। अब यही 60% की वैल्यू तो दे रखी है मुझे। कह रहा है कि उसके पास 420 सेब बचे हैं। ठीक है, तो बच्चे का परसेंटेज वैल्यू ये है, और सेब कितने हैं बचे हुए? 420 है। यानी कि ये 60 किसकी वैल्यू है? 420 की वैल्यू है। मुझसे पूछ किसकी वैल्यू रहा है? मुझसे 100 की वैल्यू पूछ रहा है, क्योंकि कोई भी चीज़ अपने आप में कितनी होती है बेटा? 100% होती है। बात को मेरी समझिए। नहीं समझ में आ रहा है तो एक दो बार इसे पीछे करके दोबारा देख लीजिए, या मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं अलग से आपको बता दूंगा। ठीक है, ये आप लोग कमेंट बता सकते हैं। तो मुझसे क्या पूछ रहा है कि वो 40% बेच दिए हैं, अब उसके पास 420 बचे हैं। परसेंटेज में कितने बचे हैं? 60। यानी कि ये इसकी वैल्यू दे रखी है। ठीक, आ जाइए। यानी कि 100% की वैल्यू मुझसे पूछ रहा है, तो 40% उन्होंने बेच दिए, बचे कितने हैं? 60%। और 60% ये किसकी वैल्यू है? 420 की वैल्यू है। मुझसे पूछ क्या रहा है? 100 की वैल्यू। देखो, जिसकी वैल्यू निकालते हैं उससे मल्टीप्लाई करते हैं, जिसकी वैल्यू दे रखी होती है उससे हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो देखो, मुझे वैल्यू दे रखी थी इसकी 60 की, मैंने इससे डिवाइड कर दिया। मुझे 100% की वैल्यू निकालनी थी, तो मैंने इससे क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, ये परसेंटेज में आपने ज़रूर पढ़ा होगा। ओके, अब देख लो, 1 0 से 1 0 6 सत्ते 42, यानी कि कितना आ गया? 700 सेब। उसके पास कितने सेब बचे हुए हैं? 700 सेब। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ठीक है, इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप लोग एक दो बार आगे पीछे करके देख सकते हैं। कहता है कि 64,009 का वर्गमूल बताइए।
देखो पहले तो हम यूनिट डिजिट से कर सकते हैं, लेकिन इन सब में यूनिट डिजिट में 9 आ रही है। देखो तो अगर मैं 3 का करता हूँ, 3 3 9 मिल जाएगा, 7 7 49 9 मिल जाएगा, 3 3 9 3 3 9, यानी कि यूनिट डिजिट से ये क्वेश्चन नहीं होने वाला। अब इसमें कुछ और डिजाइन करना पड़ेगा। अभी क्या करना पड़ेगा, अभी हमें मल्टीप्लाई करना होगी इसकी। ठीक, क्या करना होगी, मल्टीप्लाई करना है। कैसे करेंगे ये देखते हैं। देखो इसके अलावा कोई ट्रिक नहीं है इसकी करने की। या तो आप वर्गमूल वाला मेथड निकालें इस तरीके से, और क्या करेंगे, वर्गमूल वाला, ये दो यहाँ 0 लगा के ये 2 लो। इसमें बहुत वक्त जाएगा, तो आपको इस तरीके से नहीं करना। सबसे पहले आपने यूनिट डिजिट लगाना है। फिलहाल अभी इसमें चारों ऑप्शन एक से हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि एक ऑप्शन मिल जाता है और तो आपको वो ऑप्शन मिल जाता है। अब मैं पहला वाला ऑप्शन उठाता हूँ, मल्टीप्लाई करना शुरू करता हूँ। तो मल्टीप्लाई मुझे ज़्यादा नहीं करनी है, ट्रिक से करनी है मुझे। अब ट्रिक से अभी तो मैं बता नहीं सकता, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो ट्रिक से जानने के लिए आप क्या करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद मेरी सारी वीडियो आप देख लेंगे। जो प्लेलिस्ट में तैयार है उसमें ट्रिक दे रखी है 2 डिजिट की और 3 डिजिट की, मैंने कैसे बताई है अच्छे से आपको समझ में चाहिए। देखो पहले हम क्या करते हैं कि सीधी मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 3 ज़ा 9। उसके बाद हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 3 डिजिट की मल्टीप्लाई बता रहा हूँ, तो यानी कि इसकी और इसकी करेंगे। 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15। ठीक, तो 15 और 15 को ऐड कर देंगे, 30 हो जाएगा। 30 का 0, फिर कैरी 3। उसके बाद हम क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं और ऐसे करते हैं, यानी कि 1 मिनट रुकते हैं इसे थोड़ा सा। ठीक है, ये आया हमारा 3। उसके बाद हम क्या करते हैं, ऐसे, यानी कि इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ। 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 6 6 12 हो गए, और 12 और 3 कितने हो गए हमारे, 15 हो गए। 5 5 ज़ा 25, और 25 और 15 को अगर आप ऐड करेंगे तो आ जाएंगे आपके 40। 40 का क्या आ गया हमारा, 0 आ गया, फिर 4 कैरी। इससे ज़्यादा हम करेंगे नहीं, क्योंकि हमें 3 डिजिट यहाँ तक मिल गए हैं, ज़्यादा करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हमारा यही वाला ऑप्शन हो जाएगा। ओके, मैं जब भी बता देता हूँ आपको कंप्लीट करके। उसके बाद क्या करते हैं, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इस तरीके से। वो 1 मिनट, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, और इसकी इसके साथ, यानी कि 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 10 और 10 आपके कितने हो गए, 20, और 4 कैरी थे, 24 हो गए आपके। फिर 2 कैरी, और फिर सीधे करते हैं, यानी कि 2 2 ज़ा 4, और 4 और 2 कैरी था आपका 6 आ गया। देखो इस तरीके से। तो ये ट्रिक अगर आपको जाननी है 2 डिजिट की और 3 डिजिट की, इसके लिए आप लोग अभी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप प्लेलिस्ट में से जाकर ट्रिक की वीडियो देख सकते हैं। फिलहाल इसका ऑप्शन हमारा 1 हो जाएगा। ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है आपका। कहता है कि यदि 5a की वैल्यू इतनी है, तो कहता है कि 5a - 3 का मान बताइए। तो यानी कि हमें a की वैल्यू निकालनी है। तो हमें दोनों तरफ बेस क्या करना पड़ेगा बेटा, इक्वल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, बेस का इक्वल बनाना पड़ेगा। तो 3125 का पहले हम क्या निकाल लेंगे, या तो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए किसका है। अब मुझे डायरेक्ट पता है तो मैं इसको बता सकता हूँ, लेकिन आपको भी इसको पता होना चाहिए। कैसे करेंगे देखते हैं। 5 से काटेंगे, 5 छक्का 30, 1 5 दूनी 10, 5 25। ठीक, 25 पंजे, ये 125 बार में जाएगा, ये 25 बार में जाएगा, और ये आपका 5 बार में, और ये आपका 1 बार में, यानी कि 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे 5 की वैल्यू 5 आ गई। ठीक, देखो बेटा ये जो है यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है ये क्वेश्चन। यहाँ पे जो 5a नहीं है, यहाँ पर क्या है क्वेश्चन आपका 5 की पावर a है। ठीक है, 5 की पावर क्या है, a है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा क्या हो गया, क्वेश्चन दिक्कत आ गई। तो हमने इसका भी यहाँ पे क्या निकाला था, एलसीएम निकाल चुके थे, दोबारा निकालने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 की पावर 5 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ रख देंगे 5 की पावर और 5 की पावर 5। बेस दोनों का सेम है, यानी कि a की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 5। जब a की वैल्यू आपकी मिल गई, आप इसमें रख दीजिए। जब आप इसमें रखेंगे, यहाँ पे a की जगह पे 5, इस तरीके से 5 में से 3 गया 2, और 5 2 ज़ा
आपका कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। कितना 10, जो कि ऑप्शन में नहीं है आपका। तो कहीं ना कहीं मिसप्रिंट हुआ है क्वेश्चन। एक बार फिर से देखते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। अगर ये क्वेश्चन यही है तो 10 आएगा इसका आंसर। फिलहाल ये तो ऑप्शन नहीं होंगे। और अगर यहाँ पे क्वेश्चन मिसप्रिंट है तो इसका आंसर फिर कुछ दूसरा होगा। ठीक है, तो अभी आप इसका मेथड समझ चुके हैं कि आपको क्या करना है। तो जब भी आपको इस तरीके से क्वेश्चन मिलेगा तो आपको ऐसे ही करना होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कहता है कि एक किराने की दुकान की बिक्री लगातार 5 महीने तक 6,434 रुपये, 6,927 रुपये, 6,855 रुपये, 7,730 रुपये, 6,562 रुपये है। और कहता है कि छठवें महीने में उसकी कितनी बिक्री होनी चाहिए ताकि औसत बिक्री 6500 रुपये हो जाए। तो आपको पता होगा, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे बड़ी जगह में। आपको एक फॉर्मूला पता है कि औसत बराबर क्या होता है बेटा, कि औसत क्या होता है कि कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। ये तो होता है ना। तो औसत हमें दे रखा है, कितना दे रखा है औसत 6500। तो 6500 यहाँ पे हम लिख लेंगे। कुल पदों का योग कितना दे रखा है वो लिख लेंगे। तो 6000 इतना प्लस 6,927 प्लस 6,855 प्लस 7,230, 7,230। ठीक है, प्लस 6,562 प्लस छठा हमसे पूछ रहा है, उसको हम एक्स मान लेंगे। और अपॉन क्या होता है, पदों की संख्या। पदों की संख्या कितनी है, तो 1 2 3 4 5 6 से हम क्या करेंगे, भाग कर देंगे। यानी कि इन सबको हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो 6500 आप यहाँ लिखें। इन सबको बेटा ऐड करेंगे ये, तो कितना आ जाएगा, तो ऐड करने पे आएगा आपका 34,009। और नीचे क्या है हमारा 6 है। इस 6 को इधर भेज देंगे मल्टीप्लाई करके। जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, तो आपका आ जाएगा 39,000 आ जाएगा। ठीक है, और प्लस में एक्स होगा यहाँ पे। ठीक है, अब आपको x की वैल्यू निकालना है, इसको उधर कर देंगे। जब इसको इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 591, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी 591। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। 591 तो नहीं है यहाँ पे, एक ऑप्शन यहाँ पे 19 क्या है, गलत है। तो यानी कि 591 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5 क्वेश्चन आपको हिंदी में से देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो हिंदी आप लोग अच्छे से तैयार करके जाइए। कहता है कि व्यवहार का संधि विच्छेद बताइए। कहता है वी प्लस अब प्लस हार, व्यव प्लस हार, वय प्लस व्यवहार, या वय प्लस व प्लस हार। तो 36 का आपको बताना है कि क्या हो जाएगा। तो 36 का हो जाएगा आपका वी प्लस अब प्लस हार हो जाएगा। ठीक है, वक्ता शब्द का विलोम बताना है। वक्ता का मतलब होता है बेटा बोलने वाला। वक्ता का मतलब क्या होता है, बोलने वाला। तो यानी कि सुनने वाला, तो श्रोता को हम बोलते हैं सुनने वाला, सुनने वाला। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। कहता है कि रात में विचरण करने वाले प्राणी को क्या कहा जाता है, निशाकर कहा जाता है, बंजर कहा जाता है, तमचोर या निशाचर कहा जाता है। तो 38 का हो जाएगा आपका निशाचर कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको वहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, मुहावरे आपको तैयार करना है, विलोम शब्द तैयार करना है, पर्यायवाची तैयार करना है। आंसू पीकर रह जाना, मुहावरे का सही अर्थ आपको बताना है। कहते हैं आंसू बहाने ना देना, अन्न के अभाव में आंसू से भूख मिटाना, गुस्सा होना, चुपचाप दुख सह लेना। तो 39 का आपको बताना है क्या हो जाएगा। तो हो जाएगा चुपचाप दुख सह लेना। देखो मुहावरे का कभी भी मतलब सीधा सीधा नहीं होता। आप आंसू पीकर रह जाना, तो आंसू बहाने देना ऐसा नहीं है। अन्न के अभाव में आंसू से बिखरना नहीं, गुस्सा होना नहीं,
आंसू पीकर रह जाने का मतलब होता है चुपचाप दुख सह लेना, यानी कि अंदर ही अंदर रो लेना। ठीक है, 39 की ओर आगे बढ़ते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। कहता है ऑफिस में हर एक प्रत्येक की चर्चा, देखो हर एक और प्रत्येक बात एक ही है, ऑप्शन कट गया ये वाला, है ना, या तो हर एक होता है या प्रत्येक होता। कहता है भूस्खलन से सैकड़ों घर तबाह हो गए, बिल्कुल सीधा सीधा है आपका कि भूस्खलन से सैकड़ों घर तबाह हो गए, यही हो जाएगा। कहता है ये आदमी सबकी राज जानता है, नहीं भाई, ये आदमी सबके राज जानता है, सबके राज जानता है। कहता है बीज अंकुरित होने वाली है, नहीं होने वाली नहीं है, होने वाला है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। और 5 क्वेश्चन आपको कैसे देखने को मिलेंगे, इंग्लिश के देखने को मिलेंगे। और क्वेश्चन क्या होगा, पैसेज से रिलेटेड होगा। तो पैसेज मैं पढ़ूंगा नहीं, मैं केवल आपको पैटर्न बताना चाह रहा हूँ कि आपको किस तरीके से देखने को मिलेंगे। कहता है कि 41 से लेकर 45 तक आपको रीड द बिलो पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो पैसेज आपको क्या करना है, अच्छे से रीड करना है। यानी कि मेरा उद्देश्य बताना बिल्कुल भी ये नहीं था कि इसमें से क्वेश्चन फंसेंगे, मेरा उद्देश्य ये था कि आपको पेपर किस तरह से देखने को मिलेगा। मैंने सेम पेपर को वैसे ही सेट किया है। आपको फिर इसके बाद इंग्लिश देखने को मिलेगी जिसमें पैराग्राफ होगा। पैराग्राफ आपको अच्छे से पढ़ने के बाद उसके क्या करने होंगे, आपको आंसर देने होंगे। ठीक, तो पहला कहता है कि 41 क्वेश्चन कहता है आपका कि व्हाट इज़ द सिनोनियम ऑफ द इंग्रेव एज यूज्ड इन द पैसेज। तो पैसेज में जो इंग्रेज शब्द आया है इसका आपको क्या बताना है, सिनोनिम बताना है। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा आपका, देखो इंग्रेव का मतलब क्या होता है, इंग्रेव का मतलब होता है बेटा खोदन। क्या होता है, खोदन, यानी कि खोदना किसी भी चीज़ को। क्या खोदना, जैसे कि नक्काशी, क्या नक्काशी। तो सेम यही ढूंढना। सिनोनिम का मतलब होता है समानार्थी। क्या होता है, समानार्थी। यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 4 इंस्क्राइब। इसका मतलब भी क्या होता है बेटा, खोदना। क्या होता है, खोदना। ठीक, यानी कि नक्काशी करना। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। और क्वेश्चन नंबर आपका 42 यानी कि कहता है कि व्हाट डज राइटिंग ऑन द स्टोन सजेस्ट। ठीक, पूरे ऑप्शन नहीं आए हैं शायद, एक ऑप्शन आपका नीचे है। ठीक है, तो देखते हैं, पूरा तो आंसर आ नहीं रहा है, इसी में से देख लेते हैं। कहता है कि व्हाट डज राइटिंग ऑन द स्टोन सजेस्ट। कहता है कि राइटिंग समथिंग ऑन स्टोन मीन्स एक्सपीरियंस वंस लव फॉर अनदर। राइटिंग ऑन स्टोन मीन्स राइटिंग समथिंग विद एन इंटेंशन टू मेक इट लास्ट फॉर एवर। बिल्कुल यही वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका। समझाने का उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं रखूँगा क्योंकि लंबी वीडियो हो जाएगी और जो कि हो चुकी है। 43 क्वेश्चन कहता है कि व्हाट डिड वन ऑफ द फ्रेंड्स डू आफ्टर रिकवरिंग फ्रॉम द नियर ड्रोइंग। यानी कि डूबने से उबरने के बाद एक मित्र ने क्या किया। तो एक मित्र ने क्या किया था, जब आप स्टोरी पढ़ेंगे तब आपको आंसर मिल जाएगा। तो उसने क्या किया था बेटा, उसने अपना आभार व्यक्त करने के लिए अपने मित्र के बारे में कुछ लिखा था। ठीक है, तो 43 का हो जाएगा आपका डी, ही रोट समथिंग अबाउट हिज फ्रेंड टू एक्सप्रेस हिज ग्रेटिट्यूड। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 44 की ओर। और कहता है कि व्हाट इज ओसिस। ओसिस किसे कहते हैं ये बताना है आपको। ठीक है, तो ओसिस होता क्या है पहले ये समझ लीजिए। व्हाट इज ओसिस, ओसिस होता क्या है। ओसिस का मतलब होता है कि मरुद्यान। क्या होता है, मरुद्यान। मरुद्यान क्या होता है बेटा, मरुद्यान क्या होता है, मरुद्यान जो होता है रेगिस्तान में पाया जाने वाला एक जल निकाय होता है। क्या होता है, एक जल निकाय होता है। यानी कि एन ओसिस इज अ वाटर बॉडी फाउंड इन अ डिजर्ट। ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। और कहता है कि वाई डिड द फ्रेंड हु गोट हर्ट राइट ऑन द सैंड। यानी कि वो कहता है कि जिस दोस्त को चोट लगी उसने रेत पर क्यों लिखा। तो उसने क्यों लिखा था, जब आप पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। क्योंकि वह जानता था कि उसकी ठेस की भावना अस्थायी थी। ठीक है, तो ऑप्शन ढूंढेंगे आप तो क्या मिलेगा कि बिकॉज ही नो दैट हिज फीलिंग ऑफ हर्ट वाज टेम्परेरी। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम
और ये आज के सेशन के 50 क्वेश्चन लेंगे हम और 50 सेशन का कर लेते हैं, ठीक है। कहता है 5 क्वेश्चन आपको किस में से, रीजनिंग में से देखने को मिलेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यानी कि आपको इस सीरीज में से आपको क्वेश्चन याद करना है। कहता है विद्यार्थियों की एक लाइन में मेरा स्थान दोनों छोर से 7वां है। पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं? एक फॉर्मूला इसको याद रखना है और कई क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। टोटल इज इक्वल टू होता है x + y - 1। जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन आए कि लेफ्ट से छठे स्थान पर और राइट से 7वें स्थान पर इसका नंबर क्या है और टोटल छात्रों की संख्या क्या है, ये फार्मूला लगाएंगे आप। टोटल संख्या दे देगा, कह देगा टोटल नंबर ऑफ छात्र 45 हैं और दाएं से इतने छात्र हैं तो बाएं से कितने होंगे, तब भी ये वाला फार्मूला लगेगा, ठीक है। तो उसने हमसे पूछा है कि विद्यार्थियों की एक लाइन है जिसमें मेरा स्थान दोनों छोर से कितना है, 7वां है, यानी कि x की वैल्यू भी 7 है और y की वैल्यू भी दोनों तरफ से 7वां है। बात को समझ रहा है? मेरे तो टोटल पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, रख लो भैया। 7 + 7 - 1, 14 - 1 = 13। तो टोटल कितने लोग हैं बेटा? 13 है। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। कहता है कि एक लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए सुरेश ने कहा, वे मेरी माँ के इकलौते बेटे का बेटा है। सुरेश उस लड़के से संबंधित है। तो ब्लड रिलेशन से आपको एक क्वेश्चन, मेरा उद्देश्य कराने का ये है कि ब्लड रिलेशन आपको पढ़ना है, उसमें से एक क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। देखो जब मैं क्या मेल लिखूँगा तो उसके लिए स्टार प्लस का इस्तेमाल करूँगा, और जब मैं फीमेल लिखूँगा, अब इतना लंबा चैप्टर एक बार तो बता नहीं सकता हूँ, उसके लिए स्टार का इस्तेमाल करूँगा। ओके, हटाता हूँ इसे। अब कहता है कि एक लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए सुरेश ने कहा, किसने कहा बेटा? सुरेश ने। क्या कहा? सुरेश को पहले हम लिख लेते हैं, सुरेश लड़का है इसलिए हम प्लस लगा दे रहे हैं। सुरेश ने कहा कि वे मेरी माँ, तो उसकी माँ यानी कि ये आ गई उसकी माँ है, तो यानी कि हम स्टार लगा देंगे, ठीक। तो सुरेश ने कहा कि वे मेरी माँ के इकलौते बेटा, तो यानी कि सुरेश की माँ का इकलौता बेटा सुरेश ही हुआ। और कहता है कि बेटे का बेटा है, तो बेटे का बेटा है, तो कह रहा है कि सुरेश उस लड़के से संबंधित है। तो भैया ये इसका कौन है? पिता है ना, तो यानी कि क्या आ जाएगा ऑप्शन? पिता। ठीक, समझे नहीं समझे? फिर से समझ लो। एक सुरेश क्या कहता है, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कि वे मेरी माँ हो गई सुरेश की। अब माँ का इकलौता बेटा सुरेश ही तो हुआ और उसका एक बेटा ये है, तो यानी कि सुरेश का बच्चे से क्या संबंध है? पिता का संबंध है, ठीक है। तो ब्लड रिलेशन आपको अच्छे से तैयार करना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 48 की ओर, ठीक। और 48 क्वेश्चन आपका कहता है कि यदि एक देश ने अपना विजय दिवस मंगलवार 5 जनवरी 2021 को मनाया, तो वे अपना विजय दिवस उसी दिन कब मनाएगा? यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको कैलेंडर से भी एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो कैलेंडर आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 49 कहता है कि एक निश्चित कोड में मंकी को XDJ ये लिखा गया और उस कोड में टाइगर को क्या लिखा जाएगा, ये आपको बताना है। तो 49 का आपको उत्तर देना है। तो एक निश्चित कोड में, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं जिससे कि हमारा ये सारा कंप्लीट हो जाए। देखो